हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस फॉर एवरीवन के चैप्टर 3 वित्तीय योजना और बजटिंग को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन, इसके चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। काफ़ी डिटेल में सारी बातें हम यहाँ पर समझेंगे। इस चैप्टर में दोस्तों आपको कई सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हम कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक है इच्छाएँ, आवश्यकताएँ और संसाधनों की कमी। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में आपको कई सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक्स वाकई में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम सभी टॉपिक्स को सरल तरीके से अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम ये पहला टॉपिक समझने जा रहे हैं। एक एक करके जितने भी यहाँ पे ये सब टॉपिक्स हैं, एक एक करके हम सभी को समझेंगे। तो पहला है आवश्यकताएँ। आवश्यकताएँ, इच्छाएँ और संसाधनों की कमी, ये तीनों टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। तो तीनों जब मैं एक बार साथ में आपको समझाऊँगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आवश्यकताओं की। तो देखिए, आवश्यकताएं वे चीज़ें हैं जिनके बिना इंसान जी नहीं सकता या ठीक से काम नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम व्यक्ति की जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। सामान्य रूप से हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो सामान्य आवश्यकताएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, जो नीड्स होती है, उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंस फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ध्यान रखना, फाइनेंस यानी कि पैसा इस हर टॉपिक में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो आवश्यकताएं हमारी, ऐसी आवश्यकताएं जो नॉर्मली पैसे से पूरी हो सकती हैं, तो अधिकतर हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि खाना, पानी, कपड़े, घर, पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवा और आज के समय में आवागमन जैसे कि बस, बाइक या कार। देखिए दोस्तों, ये कुछ बेसिक आवश्यकताएं हैं आज के टाइम की। अगर हम बात करें तो मनुष्य को नॉर्मली ये आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स जो नीड्स हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। उदाहरण के लिए, शहर में रहने वाले व्यक्ति को नौकरी पर जाने के लिए किसी ना किसी साधन की ज़रूरत होगी, ये उसकी ज़रूरत है। जैसे कि कोई शहर में कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है या कहीं पे भी कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और वो रास्ता काफ़ी दूर है, जैसे कि 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है। तो ऐसे में व्यक्ति को किसी न किसी साधन की आवश्यकता है, या तो बाइक हो व्यक्ति के पास, या तो कार हो, या बस की सुविधा हो। मतलब कोई व्यक्ति को आवागमन का साधन चाहिए, तो ये उसकी आवश्यकता है, ये नीड है। ठीक है, तो ये है आवश्यकता। आवश्यकता का मतलब अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि जब हम इच्छाएं समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, सारी बातें कंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि कोई टॉपिक आपको सही से समझ आया या नहीं आया, तो सारी बातें आपको समझाई जाएंगी ही। देखिए, इच्छाएँ क्या हैं? देखिए, इच्छाएँ वे चीज़ें हैं जो जीवन को आरामदायक बनाती हैं, लेकिन उनके बिना भी काम चल सकता है। पसंद और सुविधा के आधार पर बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, नौकरी पर जाने के लिए बस, बाइक या कार, तीनों विकल्प हैं। अब देखिए दोस्तों, इच्छाएं आप समझ गए। इच्छाएं वे चीज़ें होती हैं जो जीवन को आरामदायक बनाती हैं। ठीक है, उनके बिना भी काम चल सकता है। यहाँ पे उदाहरण के द्वारा काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। एक तरह से ज़रूरत और जो आवश्यकता है और जो इच्छाएँ हैं, उनके बीच में यहाँ पे अंतर आपको बताया गया है। अब देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, नौकरी पर कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके पास 3 विकल्प हैं, बस, बाइक, ठीक है, या कार। तीनों विकल्प उपलब्ध हैं। पर यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे कार ही चाहिए, तो मतलब देखिए, यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तीनों विकल्प। यहाँ पे बात हो रही है कि व्यक्ति जो है वो नौकरी पर बस से जा सकता है, बाइक के द्वारा जा सकता है और कार के द्वारा भी जा सकता है। मतलब व्यक्ति को बस, बाइक या कार, ये तीनों ही जो साधन हैं आवागमन के, ये उसके ऑफिस तक पहुंचा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पर अगर व्यक्ति कहे कि मुझे कार ही चाहिए, तो ये उसकी इच्छा है, ज़रूरत नहीं। क्योंकि बाइक से भी काम हो सकता है, लेकिन व्यक्ति कार की इच्छा कर रहा है, तो ये उसकी इच्छा है, आवश्यकता नहीं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, जैसे कि उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। जैसे कि अगर व्यक्ति को आज 1 BHK चाहिए घर, एक फ्लैट है, ठीक है, उसको 1 BHK का फ्लैट चाहिए। ठीक है, शादी के बाद 2 BHK, उसकी इच्छा बढ़ जाती है कि हमें बड़ा घर चाहिए, तो 2 BHK। उसके बाद फैमिली बढ़ती है तो फिर 3 BHK। मतलब व्यक्ति की जो इच्छा है वो बढ़ती जाती है। दोस्तों, गला थोड़ा मेरा ख़राब है, ठीक है, थोड़ी खराश सी हो रही है, तो अगर उसके लिए कुछ आपको सुनने में दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा।
बाकी यहाँ पे पूरी बातें समझाने का मेरा पूरा प्रयास है कि सारी बातें आपको समझाई जाएं। अब देखिए दोनों ही पॉइंट को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, आवश्यकता और इच्छा को। संसाधनों की कमी। देखिए अब यहाँ पे अभी हम स्पेशली बात करें संसाधन की, जो रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज का मतलब, संसाधन का मतलब दोस्तों ये है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरे को कार चाहिए, तो मेरे को पैसे चाहिए कार खरीदने के लिए। पहले अगर मेरे को कार खरीदनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? मेरे को पैसे चाहिए। तो पैसा क्या हो गया? पैसा संसाधन हो गया। जैसे कि मेरे को कोई कारखाना खोलना है तो कारखाने के लिए मेरे को ज़मीन चाहिए, ठीक है, तो ये ज़मीन क्या हो गई? ज़मीन संसाधन हो गया। तो पैसा, ज़मीन वगैरह, मतलब जो भी आपकी सिचुएशन है, जो आपको ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं तो वो संसाधन में आ जाती हैं, ठीक है। जो वस्तुएं आपको चाहिए होती हैं वो संसाधन के हिस्से में आती हैं। अब देखिए संसाधन यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया है। देखिए हमारे पास पैसे, समय, ज़मीन, मशीनें, श्रम आदि संसाधन सीमित हैं। संसाधन मतलब तो थोड़ा सा समझ में आ गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो व्यक्ति के पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन व्यक्ति की अपनी इच्छाएं हैं और ज़रूरतें भी हैं, लेकिन लोगों की इच्छाएं असीमित हैं। इसी अंतर को कमी कहा जाता है। इसी अंतर को कहा जाता है कमी, मतलब कि संसाधनों की कमी है। जब व्यक्ति की इच्छा होती है कार खरीदने की और व्यक्ति के पास सिर्फ बाइक खरीदने जितना बजट होता है, तो इसे हम कहेंगे कि संसाधनों की कमी है व्यक्ति के पास, जिसके कारण हमें यह चुनना पड़ता है कि किस चीज़ पर खर्च करें या किसे छोड़ दें, क्योंकि संसाधन सीमित हैं। देखिए किसी के पास भी पैसा अनलिमिटेड तो नहीं है ना। कुछ लोगों के, अगर आप बहुत अमीर लोगों की बात ना करें तो आप नॉर्मली यही समझेंगे कि पैसा लोगों के पास होता है, ठीक है, लोगों का अपना बजट होता है, तो लेकिन तब भी वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अनलिमिटेड, तो वैसा तो नहीं होता, तो संसाधनों की कमी होती है। मतलब यह है कि व्यक्ति कुछ भी खरीदता है तो अपने संसाधन देख लेता है कि हाँ मेरे पास इतना बजट है, इतना पैसा है, तभी मैं ये चीज़ खरीदूंगा। हम सब कुछ एक साथ नहीं खरीद सकते। व्यक्ति, कंपनी और सरकार सभी को चुनाव करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कि सरकार को भी दोस्तों, सरकार भी अपना बजट देखती है। उदाहरण के लिए एक ज़मीन पर गेहूं भी उग सकता है और चावल भी, लेकिन दोनों नहीं। इसलिए किसान को चुनना पड़ेगा, सरकार को चुनना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे एक किसान का उदाहरण दिया गया कि किसान को चुनना पड़ता है कि ज़मीन पर गेहूं भी उग सकता है, चावल भी उग सकता है, मान लीजिए किसी ज़मीन पर, लेकिन किसान मौसम के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, ठीक है, उसके पास सिंचाई के लिए कितना पानी है, इसको भी देखते हुए, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि मैं गेहूँ को उगाऊँ या चावल को उगाऊँ। सरकार को चुनना पड़ता है कि सड़कें बनाएं या अस्पताल। व्यक्ति को चुनना पड़ता है कि मोबाइल खरीदे या कपड़े। मतलब जो संसाधन है व्यक्ति के पास, जो पैसे हैं, तो उसके हिसाब से व्यक्ति अपनी ज़रूरत को पूरी करता है। अब देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र का काम। अब देखिए अर्थशास्त्र यह समझने में मदद करता है कि सीमित संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे हो, ताकि ज़रूरतें पूरी हों और इच्छाओं का भी जितना संभव हो सके ध्यान रखा जाए। यहाँ पर एक कंक्लूजन की तरह यहाँ पे हमें ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र की भूमिका बढ़ जाती है कि व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें हैं, ठीक है, आवश्यकताएं हैं व्यक्ति की, सरकार की, ठीक है, इच्छाएं हैं, ठीक है, लेकिन जो संसाधन है वो सीमित हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि सीमित संसाधन में भी सीमित संसाधनों का भी, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका भी सबसे अच्छा उपयोग किया जाए, ताकि जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो पाएँ और इच्छाओं का भी जितना संभव हो सके ध्यान रखा जाए। मतलब जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से उपयोग हो पाए, ठीक है। ये अर्थशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको कई बार बोला कि इस चैप्टर में आपको कई सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, इसीलिए हम एक एक टॉपिक को कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इच्छाएं, आवश्यकताएं, ये दो शब्द अच्छे से समझे यहाँ पर, ठीक है, कि व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं होती हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं, ठीक है, ये अभी हमने समझा। संसाधन मतलब आप अभी नॉर्मली अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो आप पैसे के रूप में समझ लो कि जो पैसा है, जो ज़मीन है, ठीक है, तो ये सीमित है। तो व्यक्ति को अपने संसाधनों का ध्यान रखना पड़ता है, उसी हिसाब से व्यक्ति खर्च करता है और उसी हिसाब से अपनी आवश्यकताएं व्यक्ति पूरी करता है, ठीक है, चाहे व्यक्ति हो चाहे सरकार हो। उदाहरण के द्वारा मैंने आपको सारी बातें यहाँ पर बताई। इसके साथ ही यहाँ पे आपने ये समझा कि जो अर्थशास्त्र है, इसमें अर्थशास्त्र की भूमिका बढ़ जाती है। अर्थशास्त्र इच्छाएँ और आवश्यकताएँ सीमित संसाधनों के साथ पूरी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कम से कम जो भी संसाधन है, ठीक है, चाहे व्यक्ति हो चाहे सरकार हो, उसके पास मतलब कम से कम संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग करने में अर्थशास्त्र मदद करता है। तो अभी हमने यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसको समझा।
अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वित्तीय नियोजन की, ठीक है। अभी हमने जितना पढ़ा ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वित्तीय नियोजन की। एक्चुअली मैं यहाँ पर अलग अलग मतलब आपको बता रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ओवरलैप ना हो, ठीक है, हर एक क्योंकि यहाँ पे कई टॉपिक्स हैं तो ओवरलैप ना हो जाएं सारे टॉपिक, इसलिए। तो वित्तीय नियोजन, देखिए सिंपल सा आपको बता देता हूँ। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, योजना बनाना, ठीक है। वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित कोई भी योजना बनाना। बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें पर्सनली, तो यहाँ पर देखिए व्यवसाय के बिजनेसेस के संदर्भ में ज़्यादा बातें यहाँ पे आपको बताई जा रही हैं। हालांकि वित्तीय नियोजन का सिंपल सा मतलब है पैसे से संबंधित कोई भी जो नियोजन किया जाता है वो है, ठीक है, वित्तीय नियोजन। नॉर्मल सा आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपको कार खरीदनी है, ठीक है, आपको कार खरीदनी है। अब आपने एक नियोजन बनाया, ठीक है, कि 6 महीने में मैं कार खरीद लूँगा, ठीक है, 6th मंथ में मैं कार खरीदूँगा। इसके लिए आपने एक प्लानिंग बना ली, जैसे कि कितना पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, और मैं कहाँ से कितना लोन ले पाऊँगा और मैं कैसे उस लोन को चुका पाऊँगा, मतलब EMI के द्वारा मैं कितने साल में उस लोन को दे पाऊँगा। तो आपने एक थोड़ा प्लान बना लिया अपना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यही है वित्तीय नियोजन। आइए, वैसे यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया गया है, ठीक है। देखिए, किसी व्यवसाय को कितनी पूंजी चाहिए, वह कहाँ से आएगी और कैसे उपयोग होगी, यह तय करने की प्रक्रिया, ठीक है, ये जो तय करने का प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं वित्तीय नियोजन। तो पहली बात ध्यान रखना, वित्तीय नियोजन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या है? ये प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, कब कहाँ से कितना कितना पैसा आएगा और उसका उपयोग, उसका खर्च कहाँ पर कितना होगा। तो इससे संबंधित जो नियोजन किया जाता है उसे हम कहते हैं वित्तीय नियोजन। ये तो आपको समझ में आ भी गया दोस्तों। अब देखिए सिंपल सा यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि कितना पैसा चाहिए, कहाँ से लाएं, कैसे खर्च करें। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री खोली जा रही है, तो यहाँ पे विचार किया जा रहा है, एक नियोजन बनाया जा रहा है, ठीक है, एक प्लानिंग बनाई जा रही है, जैसे कि कितना पैसा चाहिए, टोटल हिसाब लगाया जा रहा है कि कितना पैसा चाहिए इंडस्ट्री के लिए, कहाँ से लाएं पैसा, ठीक है, कहाँ का मतलब कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से पैसा आ जाएगा, कैसे खर्च करें, कहाँ पे कितना खर्च करना है, ठीक है, और कैसे इसे सबसे लाभदायक तरीके से इस्तेमाल करें, मतलब जो भी पैसा है वो फालतू खर्च ना हो, ठीक है, कैसे पैसे को सही जगह खर्च किया जा सकता है। तो यही है वित्तीय नियोजन, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वित्तीय योजना के लक्ष्य। अब वित्तीय योजना कह लो या नियोजन कह लो, ठीक है, बात वही है। यहाँ पर प्लानिंग की ही बात कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल प्लानिंग की। इसके लक्ष्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, आवश्यक पूंजी का निर्धारण। एक लक्ष्य ये होता है कि देखिए बताना कि बिजनेस को, व्यवसाय को कितनी पूंजी लगेगी। यह इन पर निर्भर करती है। मशीनें, कच्चा माल, विज्ञापन, कार्यशील पूंजी, भविष्य की योजना। सिंपल सा समझिए कि वित्तीय योजना का एक लक्ष्य होता है कि आवश्यक पूंजी का निर्धारण, मतलब कितनी पूंजी लगेगी। टोटल इस टॉपिक में आपको ये बताया जा रहा है पूरे पॉइंट में कि कितनी पूंजी लगेगी, ठीक है, हमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है ये पता किया जाता है, इसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है, योजना बनाते समय। इसके साथ ही जब हम वित्तीय नियोजन करते हैं, वित्तीय योजना बनाते हैं, तो इसका एक उद्देश्य ये होता है कि पूंजी संरचना तय करना, मतलब कितना पैसा लोन से आएगा और कितना मालिक लगाएगा, यानी कि जो मालिक है उसके पास भी तो खुद की इनकम, मतलब खुद का मतलब एक पैसा होता है, वो अपनी लागत कितनी लगाएगा और कितना पैसा वो बैंकों से या दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से लोन लेगा, ठीक है, ये तय कर लिया जाता है। एक संरचना, स्ट्रक्चर बना लिया जाता है कि कहाँ से कितना पैसा आएगा। पहले ये तय कर लिया जाता है कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है, उसके बाद ये तय कर लिया जाता है कि कहाँ से कितना पैसा आएगा, यानी पूंजी का सही मिश्रण तय करना, ठीक है। इसके साथ ही वित्तीय नीतियाँ बनाना। वित्तीय नीतियाँ, देखिए, पैसे से संबंधित नीतियाँ बनाना, जैसे कि लोन कहाँ से लेना है, कहाँ पे सही तरीके से कम पैसे, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है, और क्या कदम उठाए जाएं, सरकार की किन नीतियों को अपनाया जाए ताकि हमें कई तरह के टैक्स वगैरह में भी छूट मिल पाए, ठीक है, ऐसी नीतियाँ बनाना। और भी नीतियाँ हैं, जैसे कि निवेश, उधार लेना देना और नकदी के उपयोग की नीतियाँ तय करना, क्या नीतियाँ होंगी हमारी, ठीक है। जैसे कि हम लोन ले रहे हैं तो हम कितने समय के लिए लोन लें, ठीक है। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, मतलब जो भी संसाधन है हमारे पास, चाहे पैसा है, ज़मीन है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका सबसे अच्छी तरीके से उपयोग करना। फाइनेंस मैनेजर सुनिश्चित करता है कि सीमित पैसों का उपयोग सही बचत के साथ और लाभ अधिक करने वाली दिशा में किया जाए। मतलब यही है कि जो संसाधन है उसका सबसे अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सके। अब देखिए, यहाँ पर महत्व की बात की गई है, वित्तीय नियोजन का महत्व। देखिए, एक महत्व यह है, जरूरी पैसा समय पर मिल जाता है, नकदी आने जाने का संतुलन बना रहता है, वित्तीय योजना होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। देखिए दोस्तों,
कोई व्यक्ति है जो कि बिजनेस शुरू कर रहा है, ठीक है। अब वो बिजनेस के लिए लोन लेने गया, अब अगर उसके पास वित्तीय नियोजन नहीं है, अपनी बिजनेस के लिए कोई प्लान नहीं है, तो क्या उसको लोन मिल पाएगा? तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी, मतलब उसे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बैंक वाले भी देखेंगे ना डॉक्यूमेंट, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो देखेंगे देखेंगे, लेकिन तभी वो एक बार ये भी तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, इसकी मतलब नियोजन क्या है, इसकी प्लानिंग क्या है, कि आप कितना पैसा कहाँ से ले रहे हो आप, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो बैंक वाले हैं जो लोन दे रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा विश्वास भी हो पाए कि जो व्यक्ति है, ठीक है, जो कंपनी है, कि वो उनका पैसा वापस कर पाए, ठीक है। तो इसलिए भी वित्तीय नियोजन आवश्यक है। हालांकि यहाँ पर जब हम बिजनेस और कंपनी की बात कर रहे हैं तब ये वाला सेंस आ रहा है। बाकी हाँ, वैसे तो वित्तीय नियोजन आवश्यक है ही। हालांकि ये आप मतलब नॉर्मली जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें भी आप ये कर सकते हो, अपना वित्तीय नियोजन बना सकते हो। यहाँ पर टॉपिक में मेजरली अगर हम बात करें तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से यहाँ पे पॉइंट्स रखे गए हैं। ये वाला जो पॉइंट है पूरा, ठीक है, वित्तीय नियोजन का। इसके साथ ही यह व्यवसाय को लंबे समय में बढ़ने और विस्तार करने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास वित्तीय नियोजन होगा आपकी कंपनी का, ठीक है, तो इससे जो आपका व्यवसाय है वो लंबे समय में मतलब बढ़ सकता है, उसका विस्तार होने की अधिक संभावना होती है। बाजार के उतार चढ़ाव के समय जोखिम कम हो जाता है। अगर आपने एक पूरी प्लानिंग कर रखी है और आपको अंदाज़ा भी है किस समय बाजार में उतार चढ़ाव आता है, मतलब किस समय बाजार में थोड़ी मंदी रहती है, किस समय बाजार में थोड़ी ज़्यादा मतलब ज़्यादा खरीदारी होती है, ठीक है, तो अगर आपको इसका भी अंदाज़ा है और आपने अच्छे से वित्तीय नियोजन किया है, तो बाज़ार में जो उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, तो इससे मतलब जोखिम कम हो जाता है। इसके साथ ही अनिश्चित परिस्थितियों से निपटने में मदद मिलती है और कंपनी स्थिर और लाभदायक बनती है। तो यहाँ पे ये महत्व यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने वित्तीय नियोजन के टॉपिक को समझा, ठीक है। अभी हमने किसको समझा, किस टॉपिक को? वित्तीय नियोजन के टॉपिक को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में अभी हमने यहाँ पर समझा है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के बजट। अब देखिए यहाँ पे हम सामान्य रूप से बजट की बात कर रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह का सब्जेक्ट अगर आपने ले रखा है, ठीक है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो कई तरह के बजट वहाँ पर भी मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, बजट के प्रकार पढ़ाए हैं। लेकिन यहाँ पर बस हम नॉर्मली देख रहे हैं कि किस तरह से एक अच्छे बजट के द्वारा काफ़ी पैसा बचाया जा सकता है। तो इसलिए हम सामान्य रूप से बजट के प्रकारों को समझ रहे हैं। आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए अभी और अच्छे से समझा दूंगा मैं। देखिए बजट का मतलब होता है अपनी कमाई और खर्च की पहले से बनाई हुई योजना। बजट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो देखिए बजट का मतलब यही है, एक ऐसी योजना जिसमें हम अपनी आय और व्यय, मतलब जो कमाई है हमारी और जो खर्च है, इसका हम एक हिसाब किताब लगाकर एक योजना बना लेते हैं, जिससे पता चले कि पैसा कहाँ जा रहा है और कितना बच रहा है। तो बजट का मतलब आपको समझ में आ गया। बजट में हम क्या करते हैं, तो बजट का मतलब यही है कि अपनी कमाई और खर्च की पहले से बनाई हुई योजना, ठीक है, कि कितना पैसा आ रहा है, कितना कहाँ खर्च हो रहा है, इससे संबंधित जो हम योजना बना लेते हैं, इसी को हम कहते हैं बजट, ठीक है। अब देखते हैं कि लोग अपने पैसे को संभालने के कौन कौन से आसान तरीके अपनाते हैं। अब वही आसान तरीके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहला है व्यक्तिगत बजट, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत बजट, जब कोई व्यक्ति या परिवार अपनी आय और खर्च को लिखकर तय करता है कि पैसे कैसे खर्च होंगे, उसे व्यक्तिगत खर्च कहते हैं। देखिए दोस्तों, वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बजट के बारे में यहाँ पर बताई, वही बातें यहाँ पर लिखी हैं। देखिए व्यक्तिगत बजट का मतलब है जब कोई व्यक्ति अपनी आय के हिसाब से अपना खर्च तय कर लेता है। जब व्यक्ति देख लेता है कि उसकी इतनी आय है और उस आय, जो भी उसकी कमाई है, जो भी उसकी इनकम है, ठीक है, उसके हिसाब से जब व्यक्ति अपने खर्च संबंधित योजना बना लेता है, तो इस योजना को ही हम कहते हैं कि ये व्यक्तिगत बजट है। बहुत सिंपल है, जब व्यक्ति अपनी आय को ध्यान में रखता है, ठीक है, और उस आय के हिसाब से, उस इनकम के हिसाब से अपने खर्च को भी वो लिख कर तय कर लेता है कि इतना इतना खर्च यहाँ पर मैं करूँगा। मतलब आय के हिसाब से जब व्यक्ति अपनी खर्च की योजना बना लेता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये व्यक्तिगत बजट है। अब देखिए आपको मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे परिवार शब्द भी आया है, तो यहाँ पर आप परिवार शब्द को हटा सकते हो, क्योंकि अभी हम यहाँ पर सिर्फ व्यक्तिगत बजट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पारिवारिक बजट की अभी हम आगे बात करेंगे। सिंपल सा था। देखिए बहुत सिंपल है, बजट सामान्य रूप से भी आप जानते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है। अब मतलब देखिए, मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब इस व्यक्तिगत बजट के क्या फ़ायदे हैं, तो पहला फ़ायदा यह है कि खर्च काबू में रहता है, मतलब जो खर्च है वो नियंत्रित रहता है। बचत आसान हो जाती है, कर्ज नहीं बढ़ता,
भविष्य की प्लानिंग आसान हो जाती है। सिंपल सी बात है ना दोस्तों, जब व्यक्ति अपने बजट के अनुसार चलता है, ठीक है, अब जब जब व्यक्ति अपनी इनकम के अनुसार खर्च करता है तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति के जो खर्च हैं, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर्स है वो नियंत्रण में रहते हैं, वो कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, और बचत आसान हो जाती है, एक प्लान बन जाता है। तो यहाँ पे सामान्य रूप से सारे फ़ायदे लिखे हैं, ये भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत बजट बनाने के कुछ आसान तरीके बताए गए हैं। बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्तिगत बजट कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे आसान तरीका, अपनी आय लिखिए, अपने रोज़ के खर्च लिखिए, देखें कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है और उसे कम करके बचत बनाइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तरीका दिया गया है, इसमें क्या किया जा सकता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी आय देखे कि मेरे पास कितनी इनकम है। अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको जहाँ से पैसा मिलता है तो वो देखे कि मुझे कितना पैसा टोटल मिलता है, चाहे घर से मिले, चाहे रिश्तेदार से, चाहे मतलब किसी व्यक्ति से, उसे, कोई स्टूडेंट है तो उसे कुछ पैसा तो मिलता होगा ना, तो वो उसको देखे, फिर उसके हिसाब से देखे कि उसे कहाँ कहाँ खर्च करना पड़ता है, ठीक है, कॉपी पर खर्च करना पड़ता है, किताबों पर खर्च करना पड़ता है, जो भी उसका खर्च है, ठीक है, उसको देखे, फिर वो देखे कि कहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो रहा है, ठीक है, और उसको कम करके वो बचत बढ़ाए। मतलब सिंपल सा एक तरीका ये है बजट बनाने का, व्यक्तिगत बजट बनाने का, ठीक है। इसके अलावा एक तरीका है दोस्तों 50, 30 और 20, ये तरीका है एक। इसमें क्या है तो देखिए, अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांट दीजिए। जो भी आपकी इनकम, मतलब आप इनकम का मतलब यहाँ पे यही है कि जो भी पैसा आपके पास आता है, चाहे आप 100 रुपये कमाते हो, चाहे आप 1000 रुपये कमाते हो, चाहे आप 1 लाख रुपये कमाते हो, मतलब जो भी पैसा आपके पास आता है वो, ठीक है। अब देखिए ये जो रूल है वो क्या कहता है, इसके अनुसार अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांट लो। एक है 50% में, 50%, मतलब अपनी कमाई का 50% निकाल दो। जैसे कि अगर आप 100 रुपये, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसका 50% निकाल दो, ठीक है। मैं बस एक उदाहरण ले रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। और इसमें से आप फिर 30% निकाल दो, ठीक है। फिर इसमें से आप 20% निकाल दो। 50, 30, 20 ये फार्मूला है। इसमें क्या है, जो 50% है, ये जो बड़ा अमाउंट है, ये है जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि राशन, अगर घर किराए का है तो किराया और दवाई, ठीक है, इसके लिए 50% आपने निकाल दिया पैसा, ठीक है। और 30% इच्छाएं, मतलब जो सामान्य रूप से व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जिसको व्यक्ति अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए व्यक्ति जिस इच्छाओं को पूरा करता है, अपनी इच्छाओं और ज़रूरत के बीच मैंने दोस्तों अंतर स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो 30% हिस्सा कमाई का जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं, व्यक्ति उसमें मतलब उसे पूरा करने के लिए लगा सकता है, ठीक है। और 20% बचत, मतलब जो 20% है वो अपनी कमाई का व्यक्ति बचत करे। ये सबसे आसान और संतुलित तरीका है, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका है बचत करने का, बजट बनाने का। देखिए यहाँ पे कुल मिलाकर कहा जाए तो 2 चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं, बजट बनाना और बचत करना। देखिए बजट क्या कर रहा है, बजट आपके जो खर्च हैं उसको नियंत्रित करता है। आपकी जो इनकम है उतनी ही इनकम में आपका पूरा जो भी आपका मतलब डे है, वो पूरा जो भी खर्च है आपका, ठीक है, पूरे दिन भर का जो भी खर्च है, चाहे आपने महीने का बजट बनाया हो, जिस भी हिसाब का आपका बजट है उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने 1 दिन का बजट बनाया, तो जो बजट है वो क्या करता है, दिन भर के जो भी खर्च हैं उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है कि आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से ही आपके खर्च हों, आपको किसी से उधार ना लेना पड़े, ठीक है। बजट का प्रयास यही होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीख रहे हो कि बजट कैसे बनाएं, और साथ में एक अच्छा बजट ये भी सिखाता है कि किस तरह हम कुछ पैसे सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें आपको बताई जा रही हैं। एक तरीका देखा, 2 तरीका देखा, अब यहाँ पे एक और तरीका दिया गया है, पहले बचत कर लें और फिर खर्च करें। अब देखिए पहले अपनी कमाई का 20% बचा लें और बाकी 80% को आराम से खर्च करें, इससे बचत हमेशा पक्की रहती है। तो एक तरीका यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि आपकी इनकम कितनी भी है, ठीक है, मान लीजिए आप 50,000 कमाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप 50,000 कमाते हैं, तो इसमें से जो 20% हिस्सा है उसको पहले आप बचा लें। 50% का 20% मतलब 10,000 रुपये, ठीक है। तो जो मतलब 20% है उसको आप बचत के रूप में रख लें और बाकी पैसे से खर्च करें। जो भी आपके खर्चेज़ हैं, मतलब जो भी आपके खर्च हैं उसको, जो भी आपका एक्सपेंडिचर्स हैं उनको आप 80% मतलब उसके लिए रख सकते हो। इसके साथ ही एक तरीका है अलग अलग बचत खाते। देखिए अगर आपकी कई ज़रूरतें हैं, जैसे यात्रा, पढ़ाई, बाइक, इमरजेंसी, तो हर लक्ष्य के लिए एक अलग बचत खाता रखिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, लक्ष्य पूरा होता जाएगा। मतलब एक आपने अलग अलग मतलब एक खाता बना लिया कि बचत के मतलब यात्रा के लिए मैं यहाँ पर पैसा जमा करूँगा, पढ़ाई के लिए यहाँ पर पैसा जमा करूँगा, ठीक है। इमरजेंसी में मेरे को अगर कुछ पैसे की आवश्यकता है तो इसको मैं यहाँ पर रखूँगा, तो इमरजेंसी फ़ंड आप रख सकते हैं अलग से।
यात्रा के लिए, पढ़ाई के लिए अलग से पैसा रख सकते हैं। तो अलग अलग बचत अपने जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए आप कर सकते हैं। इससे भी बजट ठीक ठाक रहता है और सेविंग्स भी हो सकती हैं और जो भी आपका लक्ष्य है वो भी पूरा होता है। लिफाफा तरीका, एक और तरीका आपको बताया जा रहा है। हर खर्च के लिए एक लिफाफा बना लें, जैसे राशन, गैस, कपड़े। जैसे कि यहाँ पे था ना, ये अलग अलग खाता आप बना लें, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, देखिए उसी में पैसे रखें और उसी से खर्च करें। अलग अलग लिफाफा का मतलब है कि आपने एक लिफाफा बना लिया, एक पर्स बना लिया एक तरीके का, जिसमें आपने जो आवश्यकताएँ, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि राशन, गैस, कपड़े, इनके लिए आपने मान लीजिए एक वो बना लिया, एक लिफाफा बना लिया जिसमें आप इनके लिए ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसा रख रहे हैं। एक में आपने लिफाफा बना लिया, एक लिफाफा ऐसा बना लिया जिसमें मान लीजिए आप पढ़ाई के लिए पैसा रख रहे हैं। एक लिफाफा आपने ऐसा बना लिया जिसमें जो आपकी मतलब आपको सेविंग्स करनी है, ठीक है, आपको बचत करनी है कि हाँ मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए आपने एक लिफाफा बना दिया। तो ऐसे इसके साथ ही शून्य आधारित बजट, एक तरीका है शून्य आधारित बजट। देखिए इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। शून्य आधारित बजट का मतलब है जीरो से देखना, मतलब अपनी पूरी इनकम को पहले से बांट दो कि किस चीज़ पर कितना खर्च होगा। मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से ये तय कर लो कि आपकी जो इनकम है, मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं, तो आप पूरा डिसाइड कर लो कि ये 100 रुपये कहाँ कहाँ लगेंगे। पूरी तरह आप डिसाइड कर लो कि हाँ आप 100 रुपये में से 5 रुपये आप इस चीज़ के लिए खर्च करोगे, ठीक है, 20 रुपये आप इस चीज़ के लिए खर्च करोगे, 30 रुपये आप यहाँ खर्च करोगे। मतलब एग्जैक्ट लगभग मतलब काफ़ी पुख्ता तरीके से आप डिसाइड कर लो कि आपकी जो इनकम है उसका कितना हिस्सा कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर खर्च होगा। दोस्तों शून्य आधारित बजट में क्या है कि हम अपने पूरे खर्च को देखते हैं कि कहाँ पर हमारा कितना कितना पैसा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि दोस्तों इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वही मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप सारी बातें क्लियरली समझ जाओ। देखो शून्य आधारित बजट में क्या होता है कि जैसे कि मैं बजट बना रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं बजट बना रहा हूँ अभी और मेरे पास 100 रुपये हैं, तो इसमें हम पूरी तरह डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ अगर मेरे को राशन के लिए खर्च करना है तो मेरा जो है इतना पैसा जाएगा, और अगर मेरे को किताबों के लिए खर्च करना है तो मेरा इतना पैसा जाएगा। मतलब हम डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ पर कितना हमारा पूरा खर्च होगा, जो भी अमाउंट है उसमें से हमारा जो भी हमारे पास इनकम है उसका हमारा कितना भाग कहाँ पर खर्च होगा, ये डिसाइड कर लेते हैं। इसमें दोस्तों हम ये नहीं देखते कि पिछली बार हमारा मान लीजिए कितना रुपए बच गया। जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए हमने राशन के लिए मान लीजिए, बस एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, राशन के लिए मान लीजिए हमने 20 रुपये रखे, ठीक है, तो हम मतलब ये नहीं देखेंगे कि पिछली बार हमने 20 रुपये रखे थे और हमारे मतलब 18 रुपये ही खर्च हुए और 2 रुपये बच गए। तो हम जो पहले की जो सेविंग्स वगैरह है उसको हम नहीं देखते हैं, बस हम नए सिरे से ये जो शून्य आधारित बजट है, ठीक है, इसमें हम नए तरीके से हर बार ये देखते हैं कि हमारा कितना कहाँ पर खर्च होगा। दोस्तों बहुत सिंपल है, सारी बातें मैंने सिंपल तरीके से आपको बताई। यहाँ पर देखिए जो डेली लाइफ है उसी से जुड़े हुए हैं ये टॉपिक आपकी, ये जो टॉपिक्स हैं वो सारे डेली लाइफ से ही जुड़े हुए हैं। बजट का टॉपिक आपको समझ में आ गया, यहाँ पर व्यक्तिगत बजट आपको समझ में आ गया। अब देखिए पारिवारिक बजट, देखिए यहाँ पर बस पहले व्यक्तिगत बजट हमने पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं पारिवारिक बजट, बस शाब्दिक रूप से थोड़ा सा अंतर है। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है बजट का वो तो सेम ही रहेगा, बजट का मतलब सेम है, बस यहाँ पे व्यक्तिगत की जगह परिवार की बात की जा रही है कि पारिवारिक बजट। देखिए जो हम परिवार के लिए बजट बनाते हैं वो उसकी बात की जा रही है। इसमें कुछ बातें समझ लो, जैसे कि पूरे परिवार की कमाई देखी जाती है कि परिवार में कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, कौन कौन व्यक्ति मतलब कितना कितना पैसा ला रहा है ये देखा जाता है। तो मतलब पूरे परिवार की कमाई देखी जाती है, ठीक है, व्यक्ति की नहीं पूरे परिवार की कमाई देखी जाती है, ठीक है। खर्च की पहले से बनाई गई योजना, इसे हम कहते हैं पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट का मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ कि कुल कितनी कमाई आ रही है घर में और उसका कितना कहाँ पर खर्च होगा, इसकी जो योजना है इसी को हम कहते हैं पारिवारिक बजट। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये तो दोस्तों आप बना कर भी लिख सकते हो। अगर आपने इतनी देर तक काफ़ी डिटेल में मैंने जो बातें आपको बताई अगर आपने उसको समझा तो आप काफ़ी कुछ बना कर भी लिख सकते हो। बाकी मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, इससे आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए इसका क्या फ़ायदा है, तो देखिए पैसा कहाँ खर्च हो रहा है यह साफ पता चलता है। ज़रूरी खर्च पहले पूरे हो जाते हैं, बचत बढ़ती है, अनावश्यक खर्च कम होते हैं, जो फिजूल खर्ची है वो कम होती है दोस्तों, ठीक है। सेविंग्स बढ़ती है, जब हम एक प्लानिंग करके खर्च करते हैं तो हमें पता रहता है कि हम इतना पैसा बचा सकते हैं, ठीक है। और जो ज़रूरी खर्च हैं उस पर हम पहले खर्च कर देते हैं जिससे कि वो काम पहले पूरा हो जाता है। इसके साथ ही परिवार के लोग पैसे के बारे में खुलकर बात कर पाते हैं, ठीक है, परिवार के लोग आपस में बात कर पाते हैं पैसे के बारे में। अब देखिए बहुत जल्दी इसे हम समझेंगे कि पारिवारिक बजट बनाने के
जो तरीके हैं उसको हम यहाँ पे बहुत जल्दी समझेंगे। यहाँ पर बेसिकली तीन स्टेप्स में मतलब 3 तरीके बताए गए हैं, ठीक है। एक एक करके हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 तरीके नहीं बताए गए हैं, 3 स्टेप्स में, ठीक है। तीन स्टेप्स में बताया गया है कि कैसे पारिवारिक बजट काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो देखिए, अपनी कुल आय लिखें। घर में सभी लोग जितना कमाते हैं, सैलरी, बिजनेस की कमाई, मतलब जहाँ से भी जो भी कमाई आ रही है, ठीक है, वो छोटे मोटे अतिरिक्त पैसे भी जोड़ लें। मतलब जहाँ से जो भी इनकम आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है, आय का जो भी मतलब साधन है, ठीक है, जहाँ से भी मतलब आय आ रही है उसको जोड़ें। तो सिंपल है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में कुल आय जोड़ ली जाती है कि घर में कितना कुल पैसा आ रहा है। इसके अलावा फिर देखा जाता है सेकंड स्टेप में मतलब खर्च कितना है, परिवार का खर्च कितना है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका है कि पहले अपनी आय देख लें परिवार की, फिर खर्च को लिखें। सबसे पहले जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको लिखें, जैसे कि घर का किराया या EMI, कोई आपने सामान ले रखा है EMI पर, ठीक है, या घर का कोई मतलब घर अगर आपने किस्तों पे लिया है तो उसकी जो EMI वगैरह जाती है, किस्त जाती है, ठीक है, तो वो, ठीक है। तो पहले जो आवश्यक चीज़ें हैं वो राशन, बिजली, पानी, फिर बाकी खर्च, मतलब जो भी बिजली का खर्च आ रहा है, जो पानी का खर्च है, ठीक है, स्कूल फीस, दवाई, कर्ज, घूमना फिरना, बचत। मतलब पहले जो आवश्यक चीज़ें हैं वो आ गई कि घर का किराया हो गया, EMI हो गई, राशन हो गया, बिजली, पानी, इन पर जो खर्च होता है वो आ गया। फिर जो बाकी के खर्च हैं जैसे कि स्कूल फीस, दवाई, कर्ज, घूमना फिरना और बचत, ठीक है। कुछ खर्च हर महीने एक जैसे होते हैं जैसे किराया, कुछ बदलते हैं जैसे राशन। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा स्टेप है, आय में से खर्च घटाएं। अगर पैसा बच रहा है बचत में डालें, अगर खर्च ज़्यादा है अनावश्यक खर्च कम करें। बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी आपकी आय है, ठीक है, टोटल, उसमें से खर्च को घटाएं। अगर आपको लग रहा है आपने जितना भी खर्च लिख लिया है, पूरा खर्च अगर आपने लिख लिया और उस पर जितना जितना खर्च होगा आपने उसका पूरी लिस्ट बना ली, और आपको दिख रहा है कि हाँ आय ज़्यादा है और खर्च कम है आय के मुकाबले, मतलब बचत हो रही है, पैसा बच रहा है, तो उसको फिर सेविंग्स में रखें, उसको मतलब बचत में रख लें कि हाँ वो पैसा बचा है। अगर खर्च ज़्यादा है आय से, तो क्या करें कि जो अनावश्यक खर्च हैं, जो फालतू के जो खर्च हैं, ऐसा खर्च जो बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कई बार ऐसा भी खर्च होता है जो लगता है कि हाँ ये यहाँ पर हमें खर्च करना होता है, लेकिन अगर आय कम है, ठीक है, तो अगर उस खर्च के बिना भी काम चल रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो अनावश्यक चीज़ें हैं, जो ज़्यादा आवश्यक नहीं हैं, उन पर खर्च कम करें, ठीक है। इसको शून्य आधारित बजट कहते हैं, यानी आपकी पूरी कमाई का हर रुपये का काम तय हो। मैंने जो अभी आपको शून्य आधारित बजट समझाया था ना, मतलब थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी हमें वही मतलब दिख रहा है कि यहाँ पर हम पूरी तरह तय कर पाते हैं कि हमारी इतनी कमाई है तो इसका इतना इतना हिस्सा यहाँ पर जाएगा। हमने अपनी कमाई को पूरी तरह खर्च के हिसाब से तय कर लिया, मतलब हमने हमारा जो मतलब बजट है उसे हमने ऐसे बना लिया कि हमारी आय का इतना इतना हिस्सा इस खर्च पर जाएगा। तो इसे हम कहते हैं शून्य आधारित बजट। देखिए बेसिकली आप लोग जैसे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो शून्य आधारित बजट आपको वहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको जो समझ में आ रही हैं बातें वो इनफ हैं। बजट के रूप में यहाँ पे जितनी बातें आपने समझी वो इनफ है, ठीक है। जैसे अभी आपने पारिवारिक बजट यहाँ पे समझा कि कैसे बनाते हैं, तो सिंपल तरीके से आपने सामान्य रूप से समझ लिया कि पारिवारिक बजट कैसे बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें कि ये शून्य आधारित बजट है, ठीक है, ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर क्वेश्चन में खुद लिखा है तब तो आप बता सकते हैं कि हाँ मतलब जो शून्य आधारित बजट होता है उसमें पारिवारिक जो बजट है वो ऐसे ऐसे बनता है, तब बता सकते हैं, ठीक है। व्यवसाय बजट, अब देखिए यहाँ पे व्यवसाय बजट की बात की गई है। देखिए व्यवसाय बजट यह बताता है कि कंपनी के पास काम चलाने, बढ़ने और मुनाफा कमाने के लिए पर्याप्त धन है या नहीं। सिंपल तरीके से की बात है दोस्तों। देखिए बजट का मतलब आपको पता है, बजट का मतलब मैंने आपको समझाया। अब व्यवसाय बजट की हम बात कर रहे हैं। जब कोई बिजनेसेस होते हैं, मतलब जो बिजनेसेस होते हैं, जब वो अपने लिए बजट बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यवसाय बजट। जब कंपनी अपने लिए बजट बना रही हैं तो इसे हम कहते हैं व्यवसाय बजट। और जाहिर सी बात है बजट का काम क्या है? बजट यही बताता है ना कि काम कैसे चलेगा। अगर कंपनी बजट बना रही है, कंपनी का बजट है, तो कंपनी का बजट क्या बताएगा कि कंपनी के पास काम चलाने के लिए कितना पैसा है, काम को आगे बढ़ाने के लिए कितना पैसा है, कंपनी मुनाफा कितना कमा रही है, ठीक है, कंपनी का कितना खर्च हो रहा है, यही तो बताएगा बजट। तो सिंपल बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। कंपनी बिना बजट के है, तो बजट बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। अगर बजट ना बनाए कंपनी तो इससे क्या होगा, ज़्यादा खर्च हो सकता है, ज़रूरी चीज़ों पर कम खर्च कर सकती है कंपनी, इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में कंपनी परेशान हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छा
व्यवसाय बजट कैसे बनता है इसके बारे में बातें बताई गई हैं। तो देखिए, उद्योग और औसत देख लें, मतलब आपके जैसे व्यवसाय आमतौर पर किस चीज़ पर कितना खर्च करते हैं यह समझना ज़रूरी है। मतलब सबसे पहले आप ये देखिए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले यह तय किया जाता है कि जो भी उद्योग है, ठीक है, जो भी XYZ कंपनी है, वो पहले ये तय कर ले कि उसी के जैसी कोई जो दूसरी कंपनियां हैं, ठीक है, तो वो जो दूसरी कंपनियां हैं वो आमतौर पर किस चीज़ पर ज़्यादा खर्च करती हैं, उनका खर्च किस चीज़ पर होता है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि कोई कपड़े की फैक्ट्री है, कोई मान लीजिए नई कपड़े की फैक्ट्री खुली है, अब वो कंपनी अपना बजट बना रही है, तो उसके लिए सबसे एक बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि वो पहले ये देखे कि जो दूसरी कपड़े की फैक्ट्रियाँ हैं जो पहले से ही इस्टेब्लिश हैं, ठीक है, वो मतलब वो अपने काम में किस तरह से किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है, और कितना खर्च होता है, मतलब एक अंदाज़ा ले लें। तो उद्योग का औसत देख लें, एक तरह से एक अंदाज़ा ले लें कि हमारे काम में कितना खर्च होगा, किस चीज़ पर कितना खर्च होगा, ठीक है। इसके अलावा एक साधारण लिस्ट बना लें, जैसे कि कितना कच्चा माल चाहिए, किराया कितना, मतलब कच्चा माल चाहिए उस पर कितना खर्च होगा, ठीक है, किराया जो भी है फैक्ट्री का, ठीक है, उस पर कितना खर्च होगा, मजदूरी जो मतलब व्यक्ति जो जॉब पर व्यक्ति को रखा गया है, ठीक है, उनको कितनी मजदूरी देनी होगी, उनको कितनी मतलब सैलरी देनी होगी, ठीक है, जिन व्यक्तियों को फैक्ट्री में काम के लिए रखा गया है उनको, ठीक है, बिजली पर कितना खर्च होगा, इंटरनेट पर कितना होगा, टैक्स, ठीक है, कितना टैक्स देना होगा, बिक्री का अनुमान, सबकी एक लिस्ट तैयार करें। अब देखिए, इसमें कई चीज़ों के बारे में बात की गई है, ठीक है, तो यहाँ पे एक अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी कुछ बताया गया है कि कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई व्यवसाय है, तो ठीक है, तो उसको किन किन चीज़ों पर खर्च करना होता है, यहाँ पे सामान्य रूप से बात बताया गया है। तो जो भी मतलब जिन जिन चीज़ों पर खर्च करना होता है, जहाँ से मतलब पैसा भी कंपनी के पास आ सकता है, तो कंपनी एक बार उसकी लिस्ट बना ले। तो यहाँ पे बस लिस्ट की बात की गई है, ठीक है, एक लिस्ट बना ली कंपनी। इसके अलावा थोड़ा अतिरिक्त पैसा रखें। भविष्य पूरी तरह तय नहीं होता, इसलिए हमेशा थोड़ा अतिरिक्त पैसा प्लान में रखें। मतलब कंपनी एक बार अपना ये देख ले कि किन किन चीज़ों पर कंपनी का कितना कितना खर्च होगा और कहाँ से कंपनी को कितनी आय हो सकती है, ये देख ले कंपनी। उसके बाद कंपनी थोड़ा सा अतिरिक्त पैसा लेकर ही चले, मतलब कंपनी अपने पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा रखे, क्योंकि कई बार होता है ना कि कई बार हो सकता है कि कंपनी को अलाभ, मतलब लाभ ना भी हो, या कुछ चीज़ों पर खर्च बढ़ सकता है, जिससे कि कंपनी को पैसे की आवश्यकता हो सकती है। तो अगर कंपनी के पास पहले से ही थोड़ा पैसा होगा, एक्स्ट्रा पैसा, तो इससे कंपनी काफ़ी अच्छे से काम कर पाएगी। जहाँ खर्च कम हो सकता है वहाँ कटौती करें, ठीक है, कंपनी के लिए ये भी है कि जहाँ खर्च कम हो सकता है वहाँ पर कटौती करें, ठीक है। अभी हमने व्यक्तिगत बजट देखा था वहाँ पर भी, और अभी हमने पारिवारिक बजट देखा था वहाँ पर भी ये भी पॉइंट बिल्कुल आ ही रहा था कि जहाँ खर्च कम हो सकता है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं, ठीक है, उनको कम किया जा सकता है, ठीक है, उसमें खर्च में कमी की जा सकती है। वो बात अलग है कि कुल मिलाकर ये व्यक्ति की आय के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर व्यक्ति की आय अच्छी है तो फिर कोई चिंता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आय कम है तो जो अनावश्यक चीज़ें हैं उन पर व्यक्ति को खर्च कम करना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी के लिए भी एक बात यहाँ पर यह है कि जहाँ पर खर्च कम हो सकता है, क्योंकि कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो इसलिए कंपनी के लिए यहाँ पर यह है कि जहाँ खर्च कम हो सकता है वहाँ वह कटौती करे, वहाँ पर खर्च कम करें। सस्ते सप्लायर ढूंढें, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन हटाएं, ऑफ़र या डिस्काउंट लें। कई तरह के जो ऑफ़र्स वगैरह उपलब्ध होते हैं तो कंपनी उनको भी लेने का प्रयास करे। कई बार सरकार की तरफ से ऐसे ऑफ़र दिए जाते हैं, कई बार सरकार की तरफ से कई बार टैक्स संबंधित छूटें भी दी जाती है, ठीक है, तो कंपनी उनको भी लेने का प्रयास करे, ठीक है। हालांकि एक उनके लिए एक मतलब ऑफ़र्स वगैरह भी जो भी होते हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया तय किया जाता है, और अगर कंपनी को लग रहा है कि कंपनी वो क्राइटेरिया पूरा कर पाती है तो कंपनी उस ऑफ़र का भी लाभ लेने का प्रयास करें। इसके साथ ही हर महीने बजट चेक करें, क्योंकि व्यवसाय की कमाई खर्च हमेशा एक जैसा नहीं होता, इसलिए हर महीने बजट चेक करें। इसके साथ ही नए सप्लायर या सेवाओं की तुलना करें। कभी कभी पुरानी जगह से महंगा माल मिलता है, इसलिए समय समय पर नए सप्लायर को चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें दोस्तों बताई गई हैं। अभी हमने बजट के टॉपिक में यहाँ पे बजट के कुछ प्रकारों को समझा। अब यहाँ पर हम आगे बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बजट की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक बहुत सारे हैं, बट काफ़ी इजी हैं और आसान तरीके से आपको सारी बातें समझाई जा रही हैं। अभी तक काफ़ी इजीली सारी बातें मैंने आपको समझाई। बहुत सामान्य बातें थी और डेली लाइफ से जुड़ी हुई बातें ही थी, वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम राष्ट्रीय बजट की बात कर रहे हैं। अब देखिए, देश का भी बजट होता है, ठीक है।
और यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे ना हम जो बजट वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए, इसे हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है, तो कई बच्चे होंगे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी बजट के प्रकारों को पढ़ा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर उनको देखने को मिल रहा होगा। उसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमी के संदर्भ में ही देख रहे हैं बजट को, ठीक है। हालांकि पॉलिटिकल साइंस में भी हम इकोनॉमी के संदर्भ में देखते हैं, लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस में नॉर्मली बजट के प्रकार को पढ़ते हैं, तब हम बात करते हैं कि जो अलग अलग देश हैं वो अपना बजट किस किस तरह का बनाते हैं, तो हम बड़े लेवल की थोड़ी बात करते हैं, और इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा अलग हमें बजट के प्रकार देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमने सामान्य रूप से समझा कि व्यक्तिगत बजट, यानी कि एक व्यक्ति अपना बजट कैसे बनाता है, ठीक है, परिवार बजट कैसे बनाता है, और व्यवसाय बजट कैसे बनाता है। यहाँ पे हमने अभी यही सब बातें समझी। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बजट की, कि देश अपना राष्ट्रीय जो बजट बनाते हैं उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और कुछ बातें यहाँ पर भारत के ही कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर लिखी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, राष्ट्रीय बजट, सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय बजट का मतलब यही है कि एक देश, कोई भी देश अपने लिए जो बजट बनाता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय बजट, ठीक है। अब देखिए, सरकार अगले साल कितना पैसा कमाएगी और कितना खर्च करेगी, इसकी योजना बनाना। देखिए, सिंपल सी बात है। देखिए, सरकार अगले साल, मतलब जो नेक्स्ट ईयर आता है, ठीक है, उसमें सरकार कितना पैसा कमाएगी और कितना खर्च करेगी, इसके लिए जो योजना बनाई जाती है, इसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय बजट, ठीक है। अगले साल का मतलब आप समझ रहे हैं कि इस साल के स्तर पे बनता है, एक साल के लिए बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जो शब्द आया है अगले साल, तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। देखिए, बजट हम बीते हुए समय के लिए नहीं बनाते, हम बना रहे हैं बजट कि हमारा जो आने वाला समय है उसमें हम हिसाब से खर्च कर पाएँ, ठीक है, तो उसके लिए हम बजट बनाते हैं। पिछला तो हम बस एक डाटा देखते हैं, पिछली चीज़ों से तो हम थोड़ा सीख लेते हैं कि हाँ, पिछली बार यहाँ पर ज़्यादा खर्च हो गया था, तो अब की बार यहाँ पर खर्च कम करने की कोशिश करेंगे, तो सिंपल है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सरकार पैसा कहाँ से कमाती है। तो देखिए दोस्तों, सरकार कई वस्तुओं पर टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स भी लेती है सरकार, तो यहाँ से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। इसके अलावा कई वस्तुओं पर सरकार के द्वारा शुल्क लगाए जाते हैं, तो शुल्क के द्वारा भी सरकार को पैसा प्राप्त होता है। इसके साथ ही सरकारी कंपनियों से, इसके साथ ही कुछ अन्य राजस्व के साधन हैं जहाँ से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। इसके साथ ही दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सरकार यह पैसा कहाँ खर्च करती है। तो देखिए, सड़क, पुल, बिजली जैसे बुनियादी ढांचे, जो बुनियादी ढांचे हैं जैसे कि सड़क निर्माण, पुल निर्माण, तो इन पर सरकार खर्च करती है। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल या जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो कार्य हैं उनके लिए सरकार पैसा खर्च करती है। सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर सरकार खर्च करती है। इसके साथ ही अनुसंधान, यानी कि जो रिसर्च से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके लिए, शिक्षा के लिए, किसानों और गरीबों के लिए, ठीक है, तो जो अनुसंधान, शिक्षा और किसान और गरीबों के लिए जो योजनाएं लाती है सरकार, तो उस पर सरकार पैसा खर्च करती है। अब देखिए, राष्ट्रीय बजट देश की आर्थिक दिशा तय करता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि सरकार पैसा कहाँ से कमाती है और वो पैसा सरकार कहाँ कहाँ खर्च करती है। सारी बातें दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से लिखी गई हैं, सारी बातें बहुत सिंपल तरीके से आपको बताई जा रही हैं। आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बजट कैसे बनाया जाता है, राष्ट्रीय बजट कैसे तैयार होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय बजट कैसे तैयार होता है। देखिए, सबसे पहले मंत्रालयों से खर्च का अनुमान मांगा जाता है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग जो मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ से खर्च का अनुमान मांगा जाता है कि आप बताइए कि आपकी जो मिनिस्ट्री है, आपका जो डिपार्टमेंट है, वो इस साल या जो मतलब जो अगला साल है, ठीक है, अगले साल की ही बात की जाती है, ठीक है, कि मतलब आपका जो डिपार्टमेंट है वो अगले साल कितना पैसा खर्च करेगा, उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा मतलब ये कौन मांगता है दोस्तों, ये अनुमान कौन मांगता है? तो देखिए, वित्त मंत्रालय हर मंत्रालय को लिखता है आपको अगले साल कितना पैसा चाहिए। मंत्रालय अपने खर्च और पिछले साल के हिसाब भेजते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो वित्त मंत्रालय है उसकी भूमिका इसमें मेन है कि जो वित्त मंत्रालय है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, हर मंत्रालय को पत्र लिखा जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपको अगले साल कितना पैसा चाहिए, ठीक है। फिर वो हर मंत्रालय अपने पिछले खर्च वगैरह को भी भेजते हैं और उन्हें इस साल मतलब जो नेक्स्ट ईयर है, अगला जो साल है, जिस साल के लिए वो पैसा मांगेंगे, तो वो बताते हैं कि हमें अगले साल के लिए इतना पैसा चाहिए। इसके साथ ही इसके बाद क्या होता है, मंत्रालयों की मांग की जाँच, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो वित्त मंत्रालय है, वो वित्त मंत्रालय और अन्य विभाग यह देख लेते हैं
कि कौन सा खर्च ज़रूरी है और कौन नहीं। मतलब वित्त मंत्रालय में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं दोस्तों, तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये देखा जाता है, या जो उसी से जुड़े हुए जो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए जो अन्य विभाग हैं उनके द्वारा, वित्त मंत्रालय और जो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए अन्य विभाग हैं उनके द्वारा यह देखा जाता है कि कितना खर्च किस मंत्रालय के द्वारा किया जाना जरूरी है और कौन सा नहीं। मतलब देखिए, हर मंत्रालय ने अपनी लिस्ट भेज दी। मान लीजिए कोई एक मंत्रालय है, ठीक है, उसने भेजा कि मैं इन 10 योजनाओं पर इतना इतना खर्च करूँगा। तो अब ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ये जो अन्य विभाग हैं इससे जुड़े हुए, ये चेक करते हैं कि इन 10 योजनाओं पर जितना खर्च किया जा रहा है क्या वो उतना उचित रहेगा। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से देखते हैं, चेक करते हैं कि ज़रूरी योजना कौन सी है। क्योंकि देखिए, सरकार के पास भी जो पैसा है वो उसका भी एक हिसाब है ना। ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास भी अनलिमिटेड पैसा है। तो बजट भी इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सरकार को अपनी आय का ध्यान रखना है, अपनी इनकम का ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले पूरी हों। तो वित्त मंत्रालय क्या करता है, दूसरे जो मंत्रालयों की मांग है, ठीक है, उसकी जांच करता है। ठीक है, अब देखिए, मंत्रालयों के बीच पैसे का बांटना सरकार तय करती है कि किस विभाग को कितना पैसा दिया जाएगा। मतलब देखिए, जो वित्त मंत्रालय है, जो सरकार है, ठीक है, वो कोई अलग तो है नहीं, सरकार के मिनिस्टर्स ही वित्त मंत्रालय में होते हैं। तो मतलब जो सरकार है फिर वो तय करती है कि किस मंत्रालय को, किस विभाग को कितना पैसा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए शिक्षा को कितना, स्वास्थ्य के लिए कितना, रक्षा के लिए कितना खर्च करना है। ठीक है, अब देखिए, बजट पूर्व बैठकें वित्त मंत्री किसानों, उद्योगपतियों, बैंकरों, राज्यों आदि से मिलकर, जो राज्य के जो मंत्री वगैरह हैं उनसे मिलकर, ठीक है, और उनकी समस्याएं सुनते हैं। ठीक है, और ये मतलब समस्याएं वगैरह इसलिए सुनते हैं ताकि थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस सेक्टर को ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है या कहीं पर कोई ज़रूरी खर्च है जिसे बजट में नहीं शामिल किया जा रहा, तो इसलिए एक बार बैठक कर ली जाती है। ठीक है, तो ये बातें हैं ताकि बजट सही से बनाया जा सकें। अब देखिए, बजट तैयार होता है और हलवा समारोह होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, हलवा समारोह एक तरह से मतलब एक परंपरा के रूप में होता है भारत में। देखिए, पहले कागज़ पर बजट छपता था, अब डिजिटल है। अब ये लाइन दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए, ये तो नॉर्मल है कि हाँ, कागज़ पर भी छप सकता है, वो डिजिटल भी हो सकता है। यहाँ पे ये लाइन अभी आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, बजट टीम बाहर की, अब यहाँ पे मेन जो चीज़ें हैं कि ये जो हलवा समारोह है ये आपको समझना ज़रूरी है यहाँ पर, कि देखिए, हलवा समारोह का मतलब ये है कि बजट टीम बाहर किसी से बात नहीं कर सकती, इसलिए हलवा समारोह परंपरा है। मतलब जो बजट टीम है, ठीक है, उसको बाहर ना जाने दिया जाए। ठीक है, एक तरह से तो एक समारोह के रूप में दोस्तों हलवा समारोह किया जाता है। इसमें हलवा खाया जाता है। ठीक है, हलवा बनता है और हलवा सभी को मतलब दिया जाता है, सब खाते हैं। ठीक है, समारोह का मतलब ये हो गया कि सभी को एक साथ एक जगह बैठना है, एक जगह रहना है कुछ समय तक, ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर किसी से कांटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि ये थोड़ी गोपनीय वाली बात है। क्योंकि जो बजट होता है देश का, अगर इसकी कुछ बातें अगर लीक हो जाएँ तो काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है किसी सेक्टर पर। कई बार आप देखते होंगे जब बजट आने वाला होता है उससे पहले आप देखते होंगे कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलता है। ठीक है, और जब बजट आ जाता है उसके बाद आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मतलब बजट का काफ़ी प्रभाव होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये समारोह किया जाता है। बजट पेश करना, अब देखिए, ये समारोह हुआ, उसके बाद देखिए बजट पेश किया जाता है। हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। फिर संसद इसकी मंजूरी देती है और 1 अप्रैल से ये लागू होता है। तो राष्ट्रीय बजट के निर्माण से संबंधित, भारत के राष्ट्रीय बजट के निर्माण से संबंधित इतनी बातें आप लोगों के लिए इनफ हैं। आई होप यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं योजना और बजट प्रक्रिया। अब देखिए, यह प्रक्रिया एक संगठन को यह तय करने में मदद करती है कि भविष्य में क्या लक्ष्य हैं, कितना खर्च होगा, कितना राजस्व आएगा, कहाँ सुधार करना है। राष्ट्रीय बजट, अभी हमने क्या समझा, राष्ट्रीय बजट में हमने समझा कि भारत में राष्ट्रीय बजट कैसे बनाया जाता है। यहाँ तक हमने बातें समझ ली। अब यहाँ पे हम अलग बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं सामान्य प्रक्रिया की, कि कोई कंपनी है, कोई सरकार है। यहाँ पर हम भारत की बात नहीं कर रहे या कोई एक कंपनी की बात नहीं कर रहे, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई किसी भी देश की सरकार हो सकती है। तो यहाँ पे सामान्य रूप से प्रक्रिया बताया जा रहा है कि जो बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य रूप से यहाँ पे आपको बताई जा रही है। पहले पॉइंट में तो यही बताया जा रहा है कि जो बजट बनाने की जो प्रक्रिया है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक योजनागत तरीके से जो बजट बनाया जाता है इसका फ़ायदा ये होता है, इसमें हम काफ़ी अच्छे से अपना मतलब फ्यूचर का तय कर सकते हैं। लक्ष्य, जो हमारा गोल है भविष्य का, वो हम तय कर पाते हैं कि कितना खर्च होगा, कितना राजस्व आएगा, कहाँ सुधार करना है। ठीक है, ये बातें हैं। योजना और बजट प्रक्रिया, देखिए अब यहाँ पर प्रक्रिया बताई जा रही है। जैसे कि लक्ष्य तय करना, मतलब कंपनी या संगठन यह तय करता है कि अगले साल क्या क्या करना है।
मतलब जो बजट बनाने की प्रक्रिया है उसके लिए एक चीज़ ये है कि पहले लक्ष्य तय किए जाएं। मतलब जो कंपनी है या जो संगठन है, अगर वो कोई बजट बना रहा है तो प्रक्रिया ये है कि पहले लक्ष्य तय किए जाएं, पहले गोल तय किया जाए, पहले उद्देश्य तय किए जाएं। ठीक है। इसके साथ ही पिछले डेटा को देखना, मतलब पिछले साल कितना खर्च हुआ और कितनी कमाई हुई यह देखा जाता है। इसके साथ ही बजट बनाना, व्यय और आय को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाता है। मतलब ये दोनों ही प्रक्रिया वैसे बजट बनाने से ही जुड़ी हैं, लेकिन देखिए पहले लक्ष्य तय कर लिया जाता है कि अगले साल क्या क्या करना है, क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, ठीक है। और मतलब कई चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लान बना रहा है कि हाँ अगले साल हमें बचत ज़्यादा करनी है, या कोई नई योजना आ रही है उसके लिए हमें ज़्यादा खर्च करना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो लक्ष्य तय किए जाएँ। ठीक है, पिछले डेटा को देखा जाए कि हमने मतलब हम पिछला जो हमारा खर्च है वो कितना रहा। ठीक है, पिछला जो बजट रहा वो हमने किस तरह पूरा किया, वो बजट कैसा रहा। तो जो पिछले जो डेटा हैं, जो आंकड़े हैं, उन पर ध्यान रखा जाए और फिर बजट बनाया जाए। जो व्यय है, जो खर्च है, जो आय है, उसको ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाए। इसके साथ ही देखिए बजट की समीक्षा करना, मतलब मैनेजर और टीम देखते हैं कि बजट ठीक है या इसमें बदलाव चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी कंपनी का बजट है, तो बजट जब तैयार हो गया, बजट बन गया है, तो फिर ये देखा जाए कि जो बजट है उसकी समीक्षा की जाए। मतलब बजट ठीक है या इसमें कुछ बदलाव करना है, इसको चेक किया जाए। इसके अलावा बजट लागू करना, मतलब बजट को मंजूरी मिलती है और सभी विभाग उसी के अनुसार काम शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब बजट को लागू करना, बजट को अपनाना। ठीक है, फिर साल भर निगरानी, मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो बजट में बीच में बदलाव भी किए जाते हैं। मतलब साल भर फिर निगरानी रखना कि बजट किस तरह चल रहा है। ठीक है, अगर कहीं पर कोई बदलाव की आवश्यकता भी लग रही है तो वो भी किए जा सकते हैं। अब देखिए ये सब क्यों ज़रूरी है। तो देखिए योजना और बजट बनाने से भविष्य के लिए तैयारी होती है, खर्च नियंत्रित रहता है, राजस्व का अनुमान लगता है। ठीक है, तो मतलब जो सरकार बजट बना रही है तो उसके लिए सरकार के लिए राजस्व का अनुमान लगता है कि सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होगा, चाहे सरकार हो चाहे कंपनी हो। ठीक है, हम यहाँ पर जो जो प्रक्रिया की हमने बात की वो दोनों के लिए हो सकता है। ठीक है, विभागों का काम एक दिशा में चलता है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम एक दिशा में चलता है। जब उनका बजट निर्धारित रहता है, योजना बनी रहती है, तो इससे जो अलग अलग विभाग हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनका काम एक दिशा में चलता है, समय पर समस्याएं पकड़ में आ जाती हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, अभी हमने इन सभी बातों को समझा। देखिए बातें सरल हैं, इसलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बजट घाटा और बजट अधिशेष। अब देखिए यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है कि बजट का घाटा, यानी कि बजट घाटा और बजट अधिशेष, तो दोनों का ही मतलब आपको समझाया जाएगा। देखिए बजट घाटा क्या होता है। ठीक है, बजट डेफिसिट का मतलब क्या है। जब खर्च आय से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम कहते हैं बजट घाटा, मतलब बजट घाटा हुआ है। जब हमने मान लीजिए कोई बजट बनाया और ये हुआ कि खर्च ज़्यादा हो गया, आय से ज़्यादा, इनकम से ज़्यादा खर्च हो गया, खर्च हमारा ज़्यादा है, तो बजट घाटा होता है। ठीक है, सूत्र क्या है, मतलब खर्च ज़्यादा आय कम, तो मतलब बजट घाटा। यह समस्या किसी व्यक्ति, व्यवसाय या सरकार सबको हो सकती है, पर सबसे ज़्यादा यह शब्द सरकार के खर्च के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो बजट घाटा शब्द है अधिकतर आपको सरकार के लिए देखने को मिलेगा, हालांकि व्यक्ति, व्यवसाय, इनके क्षेत्र में भी बजट घाटा हो सकता है। अब देखिए बजट घाटा क्यों होता है। सरकारी योजनाओं पर ज़्यादा खर्च, सब्सिडी बढ़ जाना, मतलब सरकार सब्सिडी दे देती है अलग अलग चीज़ों पर, तो इससे भी सरकार का बजट घाटा बढ़ता है। कर कम वसूल होना, जैसे कि सरकार कई बार कई चीज़ों की टैक्स में कमी कर देती है, या कई बार टैक्स कम वसूल होते हैं, तो इस कारण से, या आर्थिक मंदी, या आय कम और खर्च ज़्यादा होना, या फिर खर्च बढ़ जाते हैं, तो इस कारण से भी बजट घाटा होता है। बजट घाटे के दुष्परिणाम, देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे अभी हम सरकार के कॉन्टेक्स्ट में ही देख रहे हैं, क्योंकि बजट घाटे का शब्द का प्रयोग अधिकतर सरकार के लिए किया जाता है, सरकार के बजट के लिए किया जाता है, तो इसलिए उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए अगर बजट घाटे की हम बात करें तो इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। सरकार को, अगर हम सरकार के लिए बात करें तो सरकार को ज़्यादा उधार लेना पड़ता है। अब देखिए खर्च ज़्यादा है, आय आपकी कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, खर्चों को पूरा करने के लिए आपको उधार लेना पड़ेगा, तो सरकार को उधार लेना पड़ता है। ठीक है, ब्याज का बोझ बढ़ जाता है। ठीक है, जो भी पैसा सरकार उधार लेती है तो उस पर ब्याज भी होता है, तो ब्याज का बोझ बढ़ जाता है। विकास परियोजनाओं में पैसा कम पड़ सकता है, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है, मतलब महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसके साथ ही बजट अधिशेष, मतलब देखिए अधिशेष मतलब है कि पैसा बच गया,
मतलब पैसा ज़्यादा हो गया। जब आय खर्च से ज़्यादा हो जाती है तो इसे बजट अधिशेष कहते हैं। कई बार आपने ये अधिशेष शब्द या सरप्लस शब्द सुना होगा, तो इसका मतलब है कि बजट के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि आय अधिक और खर्च कम, तो हम कहते हैं बजट अधिशेष। इससे सरकार के पास अतिरिक्त पैसा बच जाता है जिसे वह कर्ज चुकाने के लिए, बचत करने के लिए, नई योजनाओं में निवेश करने के लिए, कई सारी नई योजना सरकार ला सकती है। जब बजट अधिशेष होता है तो वहाँ पर सरकार निवेश कर सकती है। तो ये बातें दोस्तों आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा बजट संतुलित क्या मतलब जो बजट संतुलन है वो क्या होता है? तो देखिए, जब आय और खर्च बराबर हों तो इसे हम कहते हैं संतुलित बजट। ठीक है, संतुलित बजट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि शीला ने एक हस्तशिल्प बनाने वाला छोटा व्यवसाय खोला। अब देखिए, यहाँ पर समझाने के लिए छोटा सा उदाहरण दिया गया है ताकि आप इन शब्दों को समझ पाएँ। देखिए, शीला ने एक हस्तशिल्प बनाने वाला छोटा व्यवसाय खोला। पहले वर्ष काम चला, तो कैसा काम चला? आय हुई 5 लाख रुपए, खर्च हुए 4,50,000 रुपये, तो बचत हुई 50,000 रुपये की। तो इस स्थिति को हम कहेंगे बजट अधिशेष। ठीक है, क्योंकि इसमें पैसे बचे हैं। ठीक है, खर्च कम, आय ज़्यादा। लेकिन दूसरा वर्ष कैसा गया? तो देखिए, दूसरे वर्ष में मंदी हुई, तो क्या हुआ? आय हुई 2 लाख रुपए की, खर्च हुए 5 लाख रुपए। तो मतलब यहाँ पर घाटा हुआ। कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का घाटा हुआ। इसका मतलब क्या है? बजट घाटा। ठीक है, कमाई कम, खर्च ज़्यादा, ये होता है बजट घाटे में। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, राजकोषीय घाटे को हम समझते हैं। कई बार इस शब्द का आपने इकोनॉमी में या सरकार के लिए कई बार आप इस शब्द को कई बार सुनते हैं। ठीक है, अखबारों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कई नेता बात करते हैं कि राजकोषीय घाटे के ऊपर, तो मतलब ये शब्द आपको कई बार सुनने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब सरकार का कुल खर्च, ठीक है, उसकी कुल आय से ज़्यादा हो जाए, उसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। मतलब देखिए, यहाँ पर हम सरकार के कॉन्टेक्स्ट में ही मेनली बात कर रहे हैं कि देखिए, जब सरकार का, यहाँ पे हम सिर्फ सरकार की बात कर रहे हैं कि जब सरकार का कुल खर्च, जो सरकार का खर्च है, जब सरकार का कुल खर्च सरकार की कुल आय से, जिसमें सरकार ने उधार लिया है तो उधार वाले पैसे को हम हटा देंगे। ठीक है, उधार को छोड़कर, ठीक है, जो सरकार की कुल आय हुई है उससे अगर ज़्यादा हो जाता है सरकार का खर्च, तो इसे हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। मतलब सरकार का कुल खर्च ज़्यादा है कुल आय से, इसे हम कहेंगे राजकोषीय घाटा। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि राजकोषीय घाटे के परिणाम। देखिए, ज़्यादा उधार, मतलब जब राजकोषीय घाटा होता है तो इसका एक रिजल्ट ये आता है कि ज़्यादा उधार, मतलब सरकार को ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है, उस पर ब्याज बढ़ता है, फिर और कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज का बोझ बढ़ता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार पर उधार का बोझ बढ़ता है, क्योंकि ये एक ट्रैप सा बन जाता है। क्योंकि देखिए, सरकार को कर्ज लेना पड़ता है कि जो भी मतलब घाटा हुआ है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब जो कर्ज मिला है उस पर अच्छा खासा ब्याज देना होता है सरकार को। ठीक है, तो इससे कर्ज और ज़्यादा फिर बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार को उस ब्याज को भी चुकाना है और फिर कर्ज लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आया। इसके साथ ही महंगाई, सरकार आरबीआई से पैसा उधार लेती है, आरबीआई नया पैसा छापता है, बाज़ार में पैसा बढ़ जाता है, कीमतें बढ़ती हैं। मतलब देखिए दोस्तों, जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, मतलब महंगाई बढ़ती है। तो यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होगी। इसके साथ ही विदेशों पर निर्भरता, ज़्यादा कर्ज विदेशी देशों या संस्थाओं से लेना पड़ता है। तो मतलब विदेशों पर, जो विदेशी देश हैं, जो दूसरे देश हैं, उन पर निर्भरता भी बढ़ती है। ठीक है, जो दूसरे संस्थान हैं, ठीक है, विश्व के जो, जैसे कि दूसरे जो संस्थान हैं, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जो लोन देने वाली जो संस्थाएं जो पैसा देती हैं देशों को, ठीक है, तो उन पर निर्भरता भी बढ़ती है। भविष्य की आर्थिक वृद्धि पर असर, कर्ज का बोझ बढ़ने से आने वाली पीढ़ियों पर भी दबाव पड़ता है, मतलब आगे भी भविष्य पर भी आर्थिक वृद्धि पर असर पड़ता है। अब देखिए, राजकोषीय घाटे को कैसे पूरा किया जाता है, मतलब जो घाटा हुआ उसको पूरा कैसे किया जाता है। तो सिंपल है, उधार लेकर देश के अंदर से या विदेशों से, जैसे कि जनता का पैसा लिया गया कुछ, ठीक है, टैक्स के जरिए या कई तरीक़ों से कई स्कीम वगैरह लाई गई पब्लिक के लिए, पब्लिक ने उसमें निवेश किया तो वहाँ से पैसा आ गया। ठीक है, इसके अलावा बैंक के द्वारा सरकार लोन वगैरह लेती है। ठीक है, बैंक से सरकार ने पैसा प्राप्त किया, विदेशों से IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या किसी देश से सरकार ने पैसा प्राप्त किया, तो ये उधार लेकर, ठीक है, राजकोषीय घाटे को पूरा किया जाता है। एक तरीका ये है यहाँ पर। इसके साथ ही नया पैसा छापकर सरकार RBI से उधार लेती है, RBI इसके लिए नया पैसा बनाता है, लेकिन इससे महंगाई बढ़ सकती है। इसके साथ ही राजस्व घाटा। अब देखिए, राजस्व घाटे को हम समझ रहे हैं। अब राजस्व घाटा क्या है? तो देखिए, जब सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ, जैसे टैक्स, उसके राजस्व खर्च से
कम हो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ टर्म्स हैं कि राजस्व का मतलब क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, गैर राजस्व प्राप्तियाँ क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमी के लिए हमें विस्तार से इतना नहीं पढ़ना है, इसलिए सिंपल तरीके से हम यहाँ पे सिंपल रख रहे हैं सभी बातों को, ठीक है। अब देखिए जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं, ठीक है, जैसे कि टैक्स वगैरह से सरकार के पास जो पैसा आता है और उसके जो राजस्व खर्च हैं, ठीक है, इसमें राजस्व शब्द ही मेन है, ठीक है। इसमें जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं और जो राजस्व खर्च हैं, तो अगर राजस्व प्राप्तियाँ उसके राजस्व खर्च से कम होती हैं, मतलब खर्च ज़्यादा होता है, तो उसे हम कहते हैं कि राजस्व घाटा है, ठीक है। सूत्र क्या है इसका, तो राजस्व खर्च अधिक और राजस्व आय कम और राजस्व घाटा, इसको हम कहेंगे राजस्व घाटा। अब इसके देखिए परिणाम क्या हैं, सरकार अपने रोज़मर्रा के खर्च पूरे नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने रोज़मर्रा के खर्च पूरे नहीं कर पा रही है। सरकार दूसरों की बचत का उपयोग कर रही है, यानी मौजूदा पैसा खत्म कर रही है। कर्ज और बढ़ जाता है, संपत्ति घट जाती है, महंगाई बढ़ सकती है। यह संकेत देता है कि सरकार या तो ज़्यादा खर्च कर रही है या कम कमाई हो रही है। राजस्व घाटा कैसे कम किया जाए, तो देखिए राजस्व घाटा कैसे कम किया जा सकता है, तो कर बढ़ाकर, टैक्स बढ़ाकर, ठीक है, गैर जरूरी खर्च कम करके, सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर, नए कर या शुल्क लगाकर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राथमिक घाटा का मतलब क्या है। देखिए प्राथमिक घाटा अर्थ है इसका कि देखिए सूत्र है राजकोषीय घाटा, इसमें घटा दिया जाए ब्याज भुगतान, जो भी सरकार के द्वारा ब्याज भुगतान किया जाता है वो, ठीक है, मतलब जो भी सरकार ने उधार लिया है उस पर जो ब्याज लगता है उसका जो भुगतान किया जाता है सरकार के द्वारा वो, तो इसको हम कहते हैं प्राथमिक घाटा, जो भी निकल कर आएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को घटाने के बाद जो निकल कर आएगा उसे हम कहेंगे प्राथमिक घाटा। सारी बातें समझाई जाएंगी। देखिए यानी सरकार को जितना उधार चाहिए उसमें से पुराने कर्जों के ब्याज का हिस्सा हटा दो, बाकी बचा हिस्सा प्राथमिक घाटा कहलाता है। यह असली घाटा दिखाता है कि सरकार को पुराने कर्जों के ब्याज को छोड़कर बाकी खर्चों को पूरा करने के लिए कितना नया उधार लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात यह है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सरकार ने जो पुराना उधार लिया है, ठीक है, उस पर सरकार जो ब्याज दे रही है, उस पैसे को अगर हम राजकोषीय घाटे से हटा देते हैं तो हमारा प्राथमिक घाटा सामने आता है। और प्राथमिक घाटा वही है सरकार को जो नया उधार चाहिए। मतलब जैसे कि मान लीजिए, अभी आगे और अच्छे से समझाया जाएगा, लेकिन मान लीजिए सरकार का 100 रुपये का, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर आपको मैं बता रहा हूँ कि 100 रुपये का मान लीजिए राजकोषीय घाटा हुआ, ठीक है। अब इसमें से सरकार ने 10 रुपये ब्याज चुकाने में ही, जो सरकार ने पहले उधार ले रखा है, ठीक है, वो ब्याज चुकाने में ही सरकार ने 10 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, ब्याज चुका दिया। अब बचा 90 रुपये, मतलब सरकार का ये 90 रुपये का प्राथमिक घाटा हुआ है। इसे ज़्यादा डीपली आप समझो ही मत, इतना ही समझो बस कि राजकोषीय घाटे में सरकार ने जो पैसा, राजकोषीय घाटा का मतलब क्या है कि सरकार का घाटा हुआ है। मान लीजिए सरकार का 100 रुपये का घाटा हुआ, ठीक है। अब 100 रुपये के घाटे में से आप बस इतना देखो कि सरकार ने ब्याज कितना दिया। मान लीजिए सरकार ने 10 रुपये ब्याज दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का जो ब्याज भुगतान है वो 10 रुपये है, तो हम इसको हटा देंगे राजकोषीय घाटे से, और जो बचेगा वही क्या है, वो है प्राथमिक घाटा। इसको दोस्तों आप यूँ समझ सकते हो कि ये दिखाने का प्रयास इसमें किया जाता है प्राथमिक घाटे में कि सरकार को नया उधार कितना लेना है, मतलब सरकार का नया एक तरह से घाटा कितना हो रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी और अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा, एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। देखिए प्राथमिक घाटे को ऐसे समझें, मान लो सरकार ने एक साल में राजकोषीय घाटा है सरकार का 100 रुपये, ठीक है। पुराने कर्जों का ब्याज भुगतान 30 रुपये है, ठीक है। प्राथमिक घाटा हुआ इसका मतलब 70 रुपये। सिंपल है, ठीक है। ज़्यादा अगर हम ना समझे तो बहुत सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है कि राजकोषीय घाटे में से हमने ब्याज भुगतान को, जो सरकार ने पुराने कर्ज ले रखे हैं उसमें से जो ब्याज भुगतान है उसको घटा दिया, तो हमारा आ गया प्राथमिक घाटा। यानी सरकार को असली खर्चों को चलाने के लिए 70 रुपये का उधार चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा भाई देखो इस साल सरकार का 100 रुपये खर्चा हुआ है। आप लोग बात कर रहे हैं कि देखो सरकार का 100 रुपये खर्च नहीं, घाटा हुआ है। आप लोग बात कर रहे हो कि देखिए सरकार का 100 रुपये का घाटा हुआ है, आप लोग ऐसे बात कर रहे हो। लेकिन आपने इसमें पूरी तरह बात कर ली, आपने राजकोषीय घाटे की बात कर ली कि भाई देखो सरकार का 100 रुपये का पूरा घाटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हकीकत में जो नया घाटा है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे प्राथमिक घाटा बताया जा रहा है कि 100 रुपये का जो सरकार का घाटा हुआ है इसमें से तो 30 रुपये सरकार ने पहले वाले जो सरकार ने उधार ले रखे हैं उस पर सरकार ने उसको चुकाने में सरकार ने 30 रुपये खर्च किए हैं। मतलब सरकार का प्राथमिक घाटा है वो 70 रुपये है। प्राथमिक घाटे का मतलब ये कि सरकार को
सरकार को अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए 70 रुपये का उधार और चाहिए, जो नए खर्च हैं उनको चलाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, जो नए खर्च हैं उनको चलाने के लिए सरकार को इतना पैसा चाहिए, ये प्राथमिक घाटा दिखाता है। बेसिकली दोस्तों आप यूँ समझ लो, देखिए दोस्तों, जो ब्याज चुकाना है तो वो तो एक मैंडेटरी चीज़ है कि जो पुराने कर्ज लिए हैं सरकार ने, उस पर सरकार को ब्याज देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये काम हो रहा है। अब ये चीज़ दिखा देती है, प्राथमिक घाटा ये दिखा देता है कि वास्तविक कितना सरकार खर्च कर रही है, मतलब कितना, मतलब सरकार घाटे में है। तो ये प्राथमिक घाटा हमें काफ़ी बेटर तरीके से दिखा पाता है कि सरकार वास्तविक रूप में कितने घाटे में हो रही है। ब्याज भुगतान के साथ तो हमें पता ही है राजकोषीय घाटे के रूप में, तो प्राथमिक घाटा और अच्छे से हमें दिखा पाता है कि ब्याज भुगतान के बाद सरकार का जो नया खर्च है, जो नया घाटा है, वो कितना हो रहा है। ठीक है, ब्याज भुगतान के बाद। तो यहाँ तक ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हो सकता है अगर डीपली मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है नहीं भी समझ में आ रहा हो, और सिंपल तरीके से एक बार और मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सरकार का राजकोषीय घाटा 100 रुपये, मतलब सरकार का घाटा देखा जाए तो वो 100 रुपये ही है। लेकिन क्योंकि वो पुराने कर्जों पर सरकार ब्याज भी भुगतान करती है, ठीक है, तो उसको बस घटाया जा रहा है यहाँ पर, ताकि सरकार ये देख सके कि जो दूसरे जो खर्च हैं, ठीक है, उन पर सरकार को कितना पैसा उधार लेना है। बाकी 30 रुपये तो सरकार को, यहाँ पर उदाहरण के अनुसार अगर हम बात करें, 30 रुपये तो सरकार को ब्याज भुगतान करने के लिए ही चाहिए, ये तो घाटा है ही। ठीक है, लेकिन जो दूसरे खर्च हैं, ठीक है, क्या सरकार उनको कम कर सकती है, या उन खर्चों को कैसे मेंटेन कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए सरकार को इतना, मतलब यहाँ पर जो उदाहरण है उसके हिसाब से 70 रुपये चाहिए। तो ये प्राथमिक घाटा ये चीज़ें दिखाता है कि सरकार को जो ब्याज भुगतान की चीज़ें हैं उसको छोड़कर दूसरे खर्चों के लिए कितना पैसा चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक घाटा कब अच्छा माना जाता है। अगर प्राथमिक घाटा कम या जीरो हो, मतलब सरकार सिर्फ ब्याज चुकाने तक सीमित है, मतलब देखिए, नए गैर जरूरी खर्चों में उधार नहीं ले रही, इसका मतलब सरकार की वित्तीय हालत सुधर रही है। कब अच्छा माना जाता है कि प्राथमिक घाटा कब अच्छा माना जाता है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब प्राथमिक घाटा हो ही ना, तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा तो यही होगा ना कि प्राथमिक घाटा हो ही ना, मतलब प्राथमिक घाटा जीरो हो या कम हो, मतलब प्राथमिक घाटा कम से कम हो तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नए गैर जरूरी खर्चों में उधार नहीं ले रही, इसका मतलब अगर सरकार का घाटा जीरो है या सरकार का घाटा बहुत कम है या कम होता जा रहा है प्राथमिक घाटा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नए गैर जरूरी खर्चों में सरकार उधार नहीं ले रही है, या जो भी मतलब हो सकता है वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, प्राथमिक घाटा अगर कम है या जीरो है तो इसका मतलब सरकार की वित्तीय हालत सुधर रही है, या वित्तीय रूप से सरकार काफ़ी मजबूत हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्राथमिक घाटा ज़्यादा होने का मतलब, इसका मतलब यह है दोस्तों, तो कि देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। इसका मतलब एक यह है कि सरकार बहुत ज़्यादा उधार ले रही है, बजट पूरी तरह कर्ज पर चल रहा है, भविष्य में कर्ज बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर मानी जाती है। तो मतलब ये सारे मतलब हो सकते हैं। इसके साथ ही घाटा पूरा करने के स्रोत, देखिए, ये जो घाटा हुआ इसको पूरा करने के स्रोत बताए गए हैं यहाँ पर। जब सरकार की आय कम या खर्च ज़्यादा हो जाता है तो घाटा पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है। 3 आसान तरीके यहाँ पे दिए गए हैं जो नॉर्मली सरकार के द्वारा किए जाते हैं। जनता या विदेशों से उधार लेना, सरकार बॉन्ड बेचती है, लोग, बैंक, कंपनियाँ या विदेशी संस्थाएँ सरकार को पैसा उधार देती हैं। देखिए दोस्तों, कई बार सरकार अपने बॉन्ड बेचती है, ठीक है, कई बार सरकार जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको जारी करती है, जिनके आधार पर बैंक सरकार को पैसा देते हैं। ठीक है, मतलब कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कई सारे जो कंपनियां हैं पैसा देने वाली, फाइनेंस से जुड़ी हुई। ठीक है, इसके साथ ही इससे बाज़ार में पैसे की मात्रा बहुत नहीं बढ़ती। दोस्तों, इस पॉइंट को आप यहाँ पे काट सकते हो, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो। इस पॉइंट को कोई यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा कि यहाँ पे इस पॉइंट को क्यों रखें हम। हालांकि इसका एक मतलब बन सकता है, लेकिन कुछ भी समझाना सही नहीं होगा। ठीक बातें हमें करनी है। तो यहाँ पे जनता या विदेशों से सरकार उधार ले सकती है, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे कैसे ले सकती है तो मैंने आपको बता दिया, सरकार बॉन्ड बेचती है, ठीक है, लोग, बैंक, कंपनियाँ या विदेशी संस्थाएँ सरकार को पैसा उधार देते हैं। ठीक है, RBI से पैसा निकालना या नया पैसा छपवाना, तो RBI से सरकार उधार लेती है, ठीक है, ले सकती है। RBI नया पैसा छाप देता है, इससे बाजार में पैसा बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ सकती है। यह तरीका डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो तरीका था ना कि इससे बाजार में पैसे की मात्रा बहुत नहीं बढ़ती, तो यहाँ पे ये वाला जो सेंस था कहने का, उसका मतलब यहाँ पर ये था, ये मतलब समझा देता हूँ आपको कि देखिए, सरकार पैसा, यहाँ पर क्या है कि सरकार जनता या विदेशों से पैसा उधार ले रही है, इसमें मतलब सरकार RBI से नया पैसा नहीं छपवा रही, इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो इससे क्या होता है कि पैसे की मात्रा नॉर्मल रहती है, ठीक है, बाज़ार में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। इससे क्या होता है, महंगाई भी नॉर्मल रहती है। ठीक है, मतलब अगर नया पैसा छापा जाता है RBI के द्वारा तो इससे महंगाई बढ़ती है,
पैसे की वैल्यू दोस्तों क्योंकि थोड़ी कम हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। आप खुद सोचिए, जब जब बाज़ार में पैसा अधिक हो जाता है तो जो वस्तुएं बिकती हैं बाज़ार में उनके दाम मतलब वो उन वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा पैसा देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली बात है। तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है, यह तरीका डेफिसिट फाइनेंसिंग कहलाता है। ये जो तरीका है आरबीआई से पैसा निकालना, आरबीआई से नया पैसा छपवाना, ठीक है, ये जो तरीका है तो इसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, महंगाई बढ़ सकती है। ट्रेजरी बिल या अन्य सरकारी साधनों से उधार। सरकार टी बिल्स बेचकर बैंक और संस्थानों से पैसा लेती है। ठीक है, सरकार का मतलब एक दस्तावेज के रूप में सरकार टी बिल्स एक दस्तावेज के रूप में सरकार बैंक को देती है या कई जो वित्तीय संस्थाएं उनको देती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि सरकार तय कर देती है कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपको इतना ब्याज देंगे। ठीक है, जब आपका मतलब टर्म पूरा हो जाएगा, 3 महीने का है टर्म, 6 महीने का है, साल भर का है, 2 साल का है, तो सरकार ब्याज सहित इतना पैसा देगी। अब सरकार पे लोग विश्वास करते हैं तो सरकार को बैंक वगैरह से आसानी से ये मतलब सहायता मिल जाती है, क्योंकि जो सरकारी दस्तावेज है और सरकार खुद अपने आप में ही मतलब काफ़ी विश्वासी संस्था है, तो इसलिए। अब देखिए दोस्तों, घाटा वित्त पोषण की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों क्या कैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है थोड़ा, लेकिन ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत मतलब सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कई बार बातें रिपीट हो रही हैं, बट जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठ के आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स माइंड में लिखने को मिलेंगे। आप जब लिखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे लिखने को, क्योंकि आपकी एक समझ मतलब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। हर पॉइंट कुछ ना कुछ नई बात आपको सिखा रहा है, इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। इससे जब मतलब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो काफ़ी बेटर तरीके से आप किसी भी टॉपिक पर जो भी इससे संबंधित होगा काफ़ी अच्छे से आप लिख पाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है, घाटा वित्त पोषण की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब घाटा पूरा क्यों करना होता है। देखिए, जब देश के पास विकास के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता, अब देखिए विकास करना है देश को और पैसा पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए उधार लेना पड़ता है या कहीं से मतलब इंतजाम करना पड़ता है कि देश को पैसा मिल जाए ताकि देश विकास कर पाए। अर्थव्यवस्था को गति देने की ज़रूरत होती है, इसलिए वित्त पोषण किया जाता है, घाटे का वित्त पोषण किया जाता है। सरकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ जाता है, इसलिए भी देश मंदी में होता है और रोजगार बढ़ाने के लिए खर्च करना जरूरी होता है। तो ये कुछ सामान्य कारण बताए गए हैं। घाटा वित्त व्यवस्था के फायदे, देखिए सरकार के पास विकास के लिए पैसा आता है, रोजगार बढ़ता है, मतलब यह है यहाँ पर घाटा वित्त व्यवस्था के फायदे का कि जब घाटे को पूरा किया जाता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि सरकार के पास विकास के लिए पैसा आता है, रोजगार बढ़ता है, ठप अर्थव्यवस्था फिर से चलने लगती है, छोटे देशों की तरलता बढ़ती है, मतलब छोटे देशों के पास पैसा आ जाता है। ठीक है, सरकार आरबीआई से लिया ब्याज वापस पा लेती है, क्योंकि आरबीआई का मालिक सरकार ही है। दोस्तों यहाँ पर आप इस पॉइंट को सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि अगर सरकार ने आरबीआई से जब पैसा लिया है, ठीक है, काफ़ी पैसा अगर आरबीआई से सरकार ने लिया है, ठीक है, अगर सरकार के पास मान लीजिए पैसा नहीं था, घाटे की स्थिति थी और सरकार ने अधिक पैसा आरबीआई से ले लिया है, और जब सरकार के पास पैसा आ जाता है, ठीक है, जब मतलब सरकार के पास पैसा आ जाता है तो वो आरबीआई को दे सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे है कि घाटा वित्त व्यवस्था के नुकसान, मतलब जो घाटे को पूरा किया जाता है, वित्त व्यवस्था मतलब यहाँ पे यही है कि घाटा वित्त व्यवस्था मतलब घाटे को जो पूरा किया जाता है, इसके नुकसान क्या है। देखिए घाटा कैसे पूरा होता है, देखिए या तो यहाँ पे आपको बताया ना, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जैसे कि आरबीआई है तो सरकार आरबीआई से कह सकती है कि और ज़्यादा करेंसी छापे आरबीआई। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, महंगाई तेज़ी से बढ़ सकती है। ठीक है, और दूसरे साधन है, सरकार उधार ले सकती है, और भी कुछ आपको जो भी मतलब तरीके हैं मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए घाटा वित्त व्यवस्था के नुकसान एक ये है कि महंगाई तेज़ी से बढ़ सकती है, गरीब और मध्य वर्ग पर बोझ बढ़ सकता है। यहाँ पे देखिए ऐसे लिखा है ना, बोझ बढ़ता है, अंतर बढ़ता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी कोशिश करें ना सकता है वाला शब्द लगाओ। अमीर और गरीब में अंतर बढ़ सकता है, रुपए की कीमत गिर सकती है, व्यवसायों में अनिश्चितता बढ़ती है। ठीक है, रुपए की कीमत भी गिर सकती है दोस्तों घाटा वित्त व्यवस्था से। ठीक है, रुपए की जो वैल्यू है वो गिर सकती है, व्यवसायों में अनिश्चितता बढ़ सकती है, देश से पूंजी बाहर जा सकती है। मतलब घाटा वित्त व्यवस्था के नुकसान भी हैं। मतलब दोस्तों घाटा वित्त व्यवस्था के फ़ायदे भी हैं कि देश को विकास के लिए पैसा मिलता है, लेकिन अगर वो विकास सही से ना हो पाए या कुछ दिक्कतें आ जाएं, भ्रष्टाचार हो जाए या कुछ दूसरी दिक्कतें हों, सरकार के ऊपर ब्याज का बोझ बढ़ जाए, कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ जाता है, तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, इसके देश की अर्थव्यवस्था पर नुकसान हो सकते हैं। जैसे आपको बताया मैंने कि महंगाई तेज़ी से बढ़ सकती है, और भी यहाँ पे कई सारी मैंने बातें आपको यहाँ पे बताई।
तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर था इसे हमने काफ़ी डिटेल में समझा। आई होप सारी बातें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। सारी बातें दोस्तों मैंने आपको काफ़ी अच्छे से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।